संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएसआईएस है। तो हम भी यहाँ अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 30 दिसंबर सन 2025 गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर का चीफ प्रीस्ट नरसिम्हानंद गिरी ये हिंदुओं को हिंदू आईसिस बनाने के लिए कहता है और हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएसआईएस है। ये एक नॉन क्रिमिनल है, जेल में रह चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं, केसेस हैं, हेट स्पीच, गुस्ताखी और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के। आखिरी बार जब पुलिस ने इसको बेल दी थी तो वो भी इसी शर्त पे दी गई थी कि अब ये बाहर जाकर समाज में जहर नहीं घोलेगा, उल्टे सीधे स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद ये बाहर आता है और अपने कारनामे चालू कर देता है। ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, हिंदुओं को हथियार रखने के लिए बोलता है, इस्लाम को भारत ही नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म करने की बात कर रहा है। हद तो तब हो गई जब नरसिम्हानंद गिरी ने हिंदुओं से एक हिंदू आईसिस बनाने की मांग की है और उसमें इसने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि बजरंग दल फजरंग दल कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ज़रूरत है एक आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो अपने ऊपर बम बांधकर फट सकें। सुसाइड बॉम्बर्स भी तैयार करने की बात कर रहा है क्लियरली अपनी एक वीडियो में। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। लेकिन आज तक इस पर्टिकुलर वीडियो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप शायद इसके कहने का मतलब ना समझ रहे हो और हो सकता है अभी तक सरकार को भी समझ में नहीं आया हो, क्योंकि ये सारे लोग भाजपाई वोट बैंक से रिलेटेड हैं। इसलिए सरकार को बहुत देरी से समझ में आएगा, ये समझाने पर आएगा। तो नरसिम्हानंद कह रहा है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के आदमी के ऊपर बम बांधा जाएगा और ये किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी की भीड़ में जाकर अपने आप को फोड़ लेगा और इसकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बोल रहा है। खुलेआम वीडियो बनाकर समाज में वायलेंस फैलाना, दंगों को प्रमोट करना, दंगों की पहले से तैयारी करना, इतने सीरियस अपराध उत्तर प्रदेश में खुले आसमान के नीचे हो रहे हैं। लेकिन अजय बिस्ट की सरकार को अपनी पीठ थपथपाने से फुर्सत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, कोई वायलेंस, कोई दंगा हो ही नहीं सकता, सारे के सारे लोग सेफ हैं। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक्यूज्ड और अपराधी एक धर्म का होता है। जहां बात दूसरे धर्म की आई वहां इनका जोश देखना। उसके बाद ये तैयारी कर लेंगे, उसके बाद ये लोग घर गिरा देंगे, हज़ारों बेगुनाहों को जेल भेज देंगे, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स तक कर देंगे। उत्तर प्रदेश में ही ऑपरेट हो रही ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हथियार बांट रही हैं, बीच मंच पे मुसलमानों को मिटा देने की बातें कर रही हैं। और ये देखो, दंगे भड़काने के लिए हथियार बांटे जा रहे हैं, डंडे, तलवार, चाकू और दूसरे धारदार हथियार। इसकी बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर डाली जा रही है ताकि शो किया जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद भी कर सकते हैं। और मैं प्रशासन से एक बात कहनी चाहता हूँ कि या तो प्रशासन वाले जल्दी जाग जाए, ऐसे योद्धा। ये सारे मिलकर उत्तर प्रदेश की सरकार और अजय के कॉन्फिडेंस की खिल्ली उड़ा रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 2-4 दिन की जेल, 1 हफ्ते की जेल, इससे ज़्यादा होना ही कुछ नहीं है। क्योंकि आखिर में भाजपा को अपने वोट बैंक के आगे झुकना पड़ेगा, जिसके बाद इनको आज़ादी मिल जाएगी, ये छूट जाएंगे। वो मिली इन्हें, कुछ दिनों की बात थी, सारे के सारे बाहर आ गए। ये सारा ड्रामा पता है क्यों शुरू हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद से ऑपरेट होती है, HRD, हिंदू रक्षा दल। अब ये आदमी जिसका नाम पिंकी है, ये इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेशनल लेवल का लीडर। पिंकी को ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है और एक दिन मुसलमान हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। RSS, बीजेपी की सरकार और बजरंग दल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये बस हिंदुओं का वोट लेती हैं, दलाल हैं। अब अगर हिंदुओं को कोई बचा सकता है तो पिंकी और उसका HRD, हिंदू रक्षा दल। इसीलिए सारे हिंदुओं को मिलकर हिंदू रक्षा दल को सपोर्ट करना चाहिए, पिंकी को सपोर्ट करना चाहिए। अपनी इसी ऑर्गेनाइज स्ट्रेटजी और प्लान के तहत पिंकी गाजियाबाद के अंदर हिंदुओं को हथियार बांट रहा था, दंगों की बात कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था, लोगों को उनके घरों पे जाकर इसने हथियार बांटे हैं। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। और मुंह पर इसकी सिचुएशंस थी बांग्लादेश की कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो रहा है, वहाँ पर जो कुछ 2-4 इंसिडेंट्स हुए थे हिंदूज के अगेंस्ट, उसको बेस बनाकर ये इंडिया की सिचुएशंस खराब करेगा। इसका मानना है कि वहाँ अगर वो हो रहा है तो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर उसके बाद एक्शन क्या लिया, इसे लाया, बुलाया, कुछ दिन रखा, उसके बाद छोड़ दिया। कितनी जल्दी छोड़ दिया मुझे नहीं पता, पर बहुत जल्दी सब कुछ हो चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को टॉलरेट करता है। ये सड़क पे इतना हुड़दंग मचा देंगे, फिर क्या होगा? पुलिस ने इन्हें पकड़ा, 2-4 दिन डाला, 4-5 दिन, 5-6 दिन, इसके बाद वो इनको वापस छोड़ देते हैं एक वार्निंग देकर। लेकिन ये बाहर आकर एक बार फिर से वही अपने गैर कानूनी धंधे चालू कर देते हैं। ये अकेला नहीं है, इसके जैसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वक्त वक्त पे मुसलमानों को मिटाने की बात कर रही हैं, हथियार बांट रही हैं, और उनके लीडर्स अगर हथियार बांट नहीं रहे तो हथियार रखने की सलाह दे रहे हैं, और उनके इशारों में साफ है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट हथियार रखने की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है कि 2 बजरंग दल के मेंबर्स को आसम में अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो भी महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के प्रेमिसेस में। फिर 2022 की दूसरी रिपोर्ट है कोडागू कर्नाटका की, जहां पर बजरंग दल के ही मेंबर्स लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उसके बाद ये तीसरी रिपोर्ट हैदराबाद की है, जहां पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, वहां पर भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग कुछ लोग दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। ये चौथी रिपोर्ट है, वेस्ट बंगाल में जब जब रामनवमी का प्रोसेशन निकलता है वहाँ बहुत बड़े लेवल पर हथियारों को दिखाया जाता है। इस प्रोसेशन में हर साल लाठी, डंडे, तलवार, त्रिशूल, इस तरह के हथियारों को लाया जाता है, पर एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हर चीज़ को ग्रीन लाइट दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी सेल्फ डिफेंस फॉर हिंदूज़ के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर ये उनको सब कुछ सिखाते हैं, पुलिस इसको रजामंदी भी दे देती है। इस वक्त भी ये चल रहा है। आप किसी भी रिलीजियस प्रोसेशन को देख लो जो पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो रहे हो, उसमें इस तरह के हथियारों को लाया जाता है, उन्हें शो किया जाता है, उन्हें लहराया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह के वाक़ये, इस तरह के प्रोसेशन किसी मुस्लिम इलाके में, किसी मुस्लिम त्यौहार पे हों तो गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिएक्शन होगा। या फिर ऐसी ट्रेनिंग कैंप्स अगर किसी मुस्लिम इलाके में बन जाएं तो फिर उनको गवर्नमेंट कितनी लाइटली लेगी। वैसे मैं ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आप ज़रा एक बार इमेजिन करो और फिर उसके बाद आप इनका रिएक्शन इमेजिन करो। आज भी ये पिंकी, नरसिम्हानंद और ऐसे हज़ारों नाम हैं, बहुत सारे तो बीजेपी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इलेक्शन के वक्त ऑन हो जाते हैं। बीजेपी के टॉप टू बॉटम सारे लीडर उसी लिस्ट में हैं। मैं आपको हेट स्पीचेस की अगर बात बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हेट स्पीच उन लोगों के खिलाफ है जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं, वो टॉप करते हैं। जब इलेक्शन का सीज़न आएगा ये टॉप करेंगे, ये सारे जो है ना बच्चे, ये नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके लीडर्स वैसे ही बोलते हैं और हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा, इसलिए कॉन्फिडेंस हाई है। अब रह गई बात आईसिस की। इसने बोला कि आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए खुद को बचाने के लिए। तो पहली बात, मुस्लिम कम्युनिटी आईसिस को सपोर्ट नहीं करती। मुस्लिम कम्युनिटी आईसिस को कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती। वो एक एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट थी जो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुस्लिम्स का स्टैंड है, इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी का। और अगर आप इन लोगों को और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था। इराक जब अनस्टेबल हो गया तो एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स इन्हें उभारनी थी ताकि मिडिल ईस्ट के लोग इस्लामिक गवर्नेंस और इस्लामिक सिस्टम से डरने लगें। इसलिए उन्होंने ये एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म उजागर किया ताकि ये जाकर बाकी लोगों को डरा दे, और ये चीज़ बहुत हद तक काम की। अभी लोग अगर इस्लामिक गवर्नेंस की बात आती तो उनके ध्यान में इस्लामिक गोल्डन एज नहीं आएगी, उनके ध्यान में मदीना की वेलफेयर स्टेट नहीं आएगी, उनके ध्यान में मुग़ल, सफ़ाविद या उस्मानी नहीं आएंगे। उनके दिमाग में आएगा आईसिस कि ये आएगा, मिडिल ईस्ट तबाह होगा और हालात ख़राब होंगे। इसलिए वेस्टर्न गवर्नेंस सिस्टम वो बेस्ट सिस्टम है जिसको मिडिल ईस्ट पर इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर अमन लाया जा सकता है। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस्लामिक गवर्नेंस, इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये फेल हैं, साथ में करप्ट हैं, हार्श है, औरतों के ख़िलाफ़ है और दूसरे मज़हबों के ख़िलाफ़ हैं। और भी ज़्यादा अगर आप आईसिस को ठीक से रीड करोगे तो समझ में आएगा कि यूरोप के कोर्ट्स में, स्पेशली फ्रांस में, ये केसेस चल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन पावर्स, इन सब ने मिलकर, इनसे लिंक्ड कुछ कंपनीज ने आईसिस को फंड किया है, उसको लेकर केसेस चल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का उन्हें सपोर्ट वेल नोन है। आप उनके हथियार देख लो, उनके हथियार भी अमरीकी हैं। We created ISIS. I mean, ISIS is no less than the people up in Islamberg, no less than Gulen, is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. It's our creation. We create them. We still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. Well, plenty of the rebels have acknowledged that they've been supported by Israel, and they've thanked Israel for
helping them throughout. In fact, arms are oftentimes caught. Israeli arms are caught on en route to the rebel groups. आज तक आईसिस ने इसराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ नहीं किया। हमेशा इन्होंने मुसलमानों के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया और मुसलमानों का ही कत्ल किया। उन नॉन मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर भी अटैक किया जहां मुसलमान अमन के साथ रहता है। हमेशा इनका टारगेट मुस्लिम्स ही थे, वो लोग नहीं थे जो लोग इन्हें फंड करते हैं। इनके खिलाफ फतवे हैं, बहुत सारे फतवे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। हम ऐसे लोगों और ऐसी सोच के खिलाफ हैं, फिर चाहे वो इस्लाम का परचम लेकर ही पूरी दुनिया में तफरका क्यों ना फैलाते हों। रह गई बात तुम्हारी, तुम्हें उनके जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कितना तुम उनसे मोटिवेट हो, कितना वो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, ये सोचना तुम्हारा काम है। और ऐसी एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट सोच को डील करना सरकार, अथॉरिटीज़ और पुलिस का काम है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी की गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि किसी को भी इंडिया में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चाहिए जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये नरसिम्हानंद बनाने की बात कर रहा है, लोगों को फोड़ने और फुड़वाने की बात कर रहा है। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिस बॉम्ब ब्लास्ट के जितने भी एक्यूज थे उन सबको एक्विटल मिल गया साल 2025 में, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि जिस टर्म के खिलाफ वो 2008 में लड़ रहे थे वो टर्म फेमस ना हो जाए। टर्म क्या थी? हिंदू टेररिज्म। इस टर्म को शुरू में तो उस वक्त जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और दूसरी पार्टीज के लीडर्स लेकर आए थे, लेकिन बीजेपी इस टर्म के लिए एक अपोजिंग फोर्स बन रही थी जिसने इस टर्म की मुखालफत की कि इसका इस्तेमाल ही ना किया जाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई, पता लगा तो वाकई में ही जितने भी एक्यूज निकले वो सारे एक्यूज एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे और उन सबको अच्छे से 2025 में एक्विटल मिल जाता है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, देवेंद्र फडणवीस, ये लोग इस बात से खुश हैं कि इन लोगों का नाम नहीं आया, वो टर्म गलत साबित हो गई, लेकिन इस बात से दुखी नहीं है कि 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज़्यादा लोग घायल थे, वो सारे लोग महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की अथॉरिटीज़ की है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। अब महाराष्ट्र की सरकार का भी डबल स्टैंडर्ड समझो। साल 2006 में एक बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर जितने भी एक्यूज थे वो सारे मुसलमान थे। इसीलिए जब लोअर कोर्ट में उनको बरी कर दिया गया, महाराष्ट्र की सरकार हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया गया, एक्विटल मिल गया। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन इस मामले में नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इस मामले में एक्यूज्ड हिंदूज हैं और मरने वाले लोग मुसलमान हैं, इंजर्ड लोग मुसलमान हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार वहां नहीं जाएगी, वो यहां पर टर्म की प्रोटेक्शन करेगी कि कहीं हिंदू टेररिज्म वर्ड पूरी दुनिया में फेमस ना हो जाए। वो इसको बचाएंगे, वो इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि इन 6 फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्हें खुद अपर कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। और ये तो एक केस है। 2008 से 2 साल पहले साल 2006 में सेम मालेगांव के अंदर बॉम्बिंग्स हुई थी, जिसमें 37 लोग मारे गए थे, सारे के सारे मुसलमान थे। बॉम्बिंग्स मस्जिद के करीब भी हुई थी। मतलब जो एक्यूज थे वो सारे एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे। और ये बात कब पता लगी? तब पता लगी जब थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हो गई, जब कुछ नई एजेंसीज का उसमें रोल आ गया। शुरू में इन्होंने क्या कहा था? इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स ने ये किया है। तब इनको ना वर्ड यूज़ करते हुए शर्म आई, ना इनको उसे एक मजहब से जोड़ते हुए शर्म आई। इन लोगों ने उस टर्म को खुलेआम यूज़ किया हर जगह पर। जब भी कभी इसकी फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी, अगर ईमानदारी से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो आप इस बात को समझ लेना कि जो एक्यूज हैं वो एक धर्म के निकलेंगे, किसी मजहब के नहीं। लेकिन बावजूद उसके, जैसे इन्होंने फॉरेन इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप वर्ड यूज़ कर दिया था, ये हिंदू टेरर ग्रुप वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और आप देखना, अगर 2006 के मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आया तो जो भी एक्यूज रहेंगे सरकार बेशर्मी के साथ जाकर उन्हें बचाएगी, क्योंकि इन्हें उस वक्त अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना होगा। यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? नाइंसाफ का, इनइक्वालिटी का पैटर्न। एक्यूज और परपेटर अगर मुसलमान है और इम्पैक्ट हिंदुओं के ऊपर हुआ है, तब तो एक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। सरकार आपका केस लड़ने चली जाएगी कोर्ट, सरकार पूरी एक्टिव नजर आएगी। लेकिन दूसरी जगह पर जहां पे परपेटर और एक्यूज हिंदू है, इम्पैक्ट मुसलमानों के ऊपर हुआ है, वहां गवर्नमेंट सो जाएगी, आंखें बंद कर लेगी, ऊपर से मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगी। एक्यूज को या परपेटर को बचाने के लिए पूरे देश में ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां हालात बहुत खराब हैं। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, कोई दूसरी सरकार है, वहां भी मामला 19-20 ही चल रहा है। वहां के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मजाक चल रहा है।
जब भी आप इनसे सवाल करोगे क्राइम रेट को लेकर तो ये लोग कुछ गवर्नमेंट डेटास को आपके सामने चिपका देंगे कि देखो नेशनल एवरेज से 25% कम रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और ही हैं। इन्होंने कहा कि हमने गुंडा राज ख़त्म कर दिया। तुमने गुंडा राज ख़त्म नहीं किया, गुंडों ने अपना काम करने का तरीका बदल दिया है। नहीं यकीन आता तो अपने ही शहर के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से तुम लड़ते हो वहाँ पर रिमोट एरियाज़ में जाकर हालत देख लो, पता लग जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने करप्शन ख़त्म कर दिया। करप्शन ख़त्म नहीं किया है, तुम्हारा पुराना रेडार सिस्टम नए तरह के करप्शन को पकड़ नहीं पा रहा है। लोगों से जाकर बात करो तो पता लगेगा। ये भी दावा इन लोगों का कि हमने औरतों के साथ हो रहे छेड़छाड़ के वाक़ियों में कमी कर दी है या उन्हें ख़त्म कर दिया है। ये दोनों दावे झूठे हैं, क्योंकि हर दिन दर्जनों ऐसे वाक़े आते हैं थ्रू आउट द स्टेट और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। इन्होंने दावा किया कि हमने रोज़गार दे दिया। इससे जाहिलाना बात और इससे जाहिलाना दावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवान को या आदमी को उत्तर प्रदेश छोड़कर पूरे देश की हर स्टेट में नौकरी मिल जाती है, बस यहाँ नहीं मिलती। माइग्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है। भाजपा के नेताओं की सबसे बड़ी क्वालिटी है फेकम फाक। ये फेक बहुत अच्छे से लेते हैं, इतने सही से फेक लेते हैं कि लोगों को इनकी बातों पर यकीन होने लगता है। लेकिन जब आप अखबार उठाओगे तब आपको उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर समझ में आएगी। वो भी अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो सरकार के सर में दर्द हो जाएगा, मिर्गी आने लगेगी। इसलिए सिर्फ एक शहर की बात करते हैं, एक स्पेशल शहर की, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना होता है जबिस्ट को, गोरखपुर। गोरखपुर में हर महीने 5 मर्डर्स होते हैं, यानी कि साल की औसत बैठी 60 मर्डर्स की। और ये वो वाक़े हैं जो रिपोर्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़े होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, बहुत सारे ऐसे वाक़े होते हैं जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए डेटाज में नहीं आते। और ये रीसेंट टाइम्स का बेस्ट डेटा है। इसका मतलब ये है कि इस बीच सबसे सही ये था। साथ में अगर आप पिछले 2 महीने की रिपोर्ट्स देखोगे तो गोरखपुर में लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है, और गंभीर अपराधों में क्राइम रेट, यानी कि चोरी, डकैती, मारामारी, रेप्स, मर्डर्स, इन चीज़ों में गोरखपुर में नौजवान बच्चे गैंग्स बना रहे हैं। उन्हें गैंगस्टर बनने का चस्का चढ़ा हुआ है। आप बड़े गैंगस्टर्स को डराना छोड़ दो, इनसे बच्चे नहीं डर रहे, मतलब इनकी पॉलिसीज फेल साबित हो रही हैं। 2 गैंग्स हैं, AK-47 गैंग, रेड गैंग। ये लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, टैटूज बनवा के घूम रहे हैं अपने हाथ और पैरों पर। ये लड़ भी रहे हैं, उसके बाद छूट भी जाते हैं। रेड गैंग का हेड और 7 अपराधी, इन लोगों को कोर्ट ने अरेस्ट दे दिया। अब ये खुलेआम ग्रामीण लोगों के बीच में घूम रहे हैं और उनके मन में दहशत है। वो डरे हुए हैं, क्योंकि उससे पहले वो इनकी लड़ाई और इनकी हरकतें देख चुके हैं। गवर्नमेंट एक्शन तब लेगी जब इसमें उन्हें कोई कम्युनल एंगल मिलेगा, जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इन्वॉल्व कौन है, उसका नाम पता लग जाएगा। नाम अगर इनके माफिक का होगा, फिर देखना अगले दिन एक्शन होगा। और जिन बड़े माफियाओं को गोरखपुर में गन डाउन किया गया है, उनकी गैंग से निकले लोग अब अपनी छोटी छोटी बहुत सारी गैंग्स बना चुके हैं और अलग तरीके से काम कर रहे हैं। क्राइम का अभी भी गोरखपुर में वही सीन है। अगर वुमेन वायलेंस की बात करोगे तो उस पर तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, आप खुद जाकर पढ़ लो। एक रिपोर्ट सर्च करोगे 12 सजेशन में आ जाएंगी। और इतनी बायस्ड स्टेट गवर्नमेंट है ये कि शायद ही हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा बायस्ड स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये लोग सारे काम मजहब देखकर करते हैं। इसका मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। ये है मौलाना अब्दुल्ला सालिम, ये बिहार के एक आलिम है। बहराइच में इनकी एक स्पीच थी, वहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया सैटारिकल और आयरॉनिकल वे में। मुझे नहीं लगता कि जो ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह ठीक था, लेकिन फिर भी मायने कुछ और थे। लेकिन उसको गाली कंसीडर किया गया पुलिस की तरफ से। बहराइच की पुलिस एक्टिव हुई क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया था। बहराइच की पुलिस बिहार पहुंची, बिहार से अरेस्ट हुआ, उन्हें यहाँ लेकर आई, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद एक वीडियो बनवाई, केस चला, फिलहाल वो जेल में है। इतना सब कुछ हो गया, इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस। अब आप सोचेंगे कि भाई कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से ये हुआ है, और एक आलिम को ऐसी बातें जेब नहीं देती। मैं आपकी बात से एग्री तो नहीं करता, लेकिन एक बार को आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ बायसनेस तो समझो। ये एक दूसरा आदमी है, वही आदमी जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहा है, जो मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कर रहा है, जो इस्लाम को ख़त्म करने की बात कर रहा है, जो हमें मिटा देने की बात कर रहा है। उसी ने जब एक बार गाजियाबाद की पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, तब अजय बिस्ट को गाली दी थी, सीधे गाली। यहाँ पर कोई सटारिकल आयरॉनिकल टोन नहीं है। आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। लेकिन बावजूद उसके इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ना लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ इनको चिढ़नी होगी, या इनको पता है कि इनको अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कैसे करना है। 1 country 2 laws फॉर 2 different communities। अजय बिस्ट की भावनाएं वहां आहत हो गई थी
यहाँ आहत नहीं होंगी। अब इस आदमी का दिमाग इतना चढ़ गया है कि मुसलमानों को गाली देकर, इस्लाम को ख़त्म करने की बात करके, गुस्ताखी करके, जेनोसाइड की कसम खाकर, पुलिस को गाली देकर, अजय बिस्ट को गाली देकर, मोदी को कोसकर, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने लीडर्स को क्या बोलता है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इनके दिल में बायसनेस कितनी ज़्यादा है। और ये बजरंग दल, फजरंग दल, ये संघ वो संघ इन्हीं समलैंगिक हिजड़ों के चक्कर में पड़े रहे तो कुछ भी सनातनियों का नहीं बचने वाला है। ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। भाजपा को तो वोट भी नहीं देते मुसलमान, तो फिर देखिए वो भाजपा को वोट दें या ना दें, लेकिन उनके दामाद तो हैं। भाई संघ परिवार की पहले से ही पॉलिसी है अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों में करवाना। उनके बहुत सारे प्रचारक जैसे इंद्रेश कुमार, और अब उसका दिमाग इतना चढ़ गया है कि वो आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके धर्म की वजह से उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। और आखिर में मेरा सवाल है इन सारे आड़े टेढ़े लोगों से कि चाहते क्या हो? तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह की वीडियोस बनाकर, ये 4 हथियार बांटकर, ये 2-4 डंडे, तलवारें, ये सब चीज़ें बांटकर मुसलमानों को डरा लोगे? ऐसी वीडियोस सिर्फ तफरी के काम आती हैं कि तुम सामने वाले को हंसा दो। मुझे भी हंसी आ रही है और मुझे उम्मीद है बाकियों ने भी देखी होगी, उन्हें भी हंसी आ रही होगी ये सब देखकर कि इससे क्या होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। मुसलमानों की 1450 साल की इस देश में बहुत मजबूत हिस्ट्री है। हम ऐसी फालतू चीज़ों पर केयर भी नहीं करते। बीजेपी और उसके सपोर्टर्स का एक ही रोना है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। ये अपने साथ अपनी पूरी कम्युनिटी को लपेट लेते हैं, जबकि बहुत सारे लोग इनसे हाथ छुड़ा के बोल रहे हैं कि भाई तू होगा खतरे में, हम नहीं है। लेकिन बावजूद उसके इनका रोना यही है। 20% मुसलमान नहीं बोल रहे, जबकि सारी नीति, सारे लॉज उनके खिलाफ हैं। वो नहीं कह रहे कि हम खतरे में। 3% सिख नहीं कह रहे, उनके ऊपर खालिस्तानी का टैग लगा हुआ है, उनके भी खिलाफ बहुत से लॉज आते हैं। क्रिश्चियंस नहीं बोल रहे, आए दिन उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। कोई भी खतरे में नहीं है, ये अकेले खतरे में है, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स। जबकि बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की चल रही है, बजरंग दल इतना एक्टिव है, फिर उत्तर प्रदेश में अजय बिस्ट, असम में हेमंता, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, फिर हरियाणा में इनकी सरकार है। पूरे देश की डिफरेंट जगहों पर इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि हिंदू खतरे में है। और ये फिलॉसफी ऐसा नहीं है कि इन तक खुद इनके दिमाग में आ गई है या इन्होंने खुद ये सोच लिया है। इनके टॉप लीडर्स ने ये बात बड़ी चालाकी के साथ इनके दिमाग में पहुंचाई है और अभी पूरी तरह फिक्स कर दी है। अब ये उस बात पर यकीन करते हैं। अभी इनका दिमाग ये सारी बातें सुन सुन के नरसिम्हानंद जैसा हो गया है। ये कुछ बहुत एक्सट्रीम और बहुत भयानक आपके साथ होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन झूठ, भेदभाव और नफरत पे टिकी कोई भी बिल्डिंग गिर जाती है, ये भी गिर जाएगी। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।